नमस्ते छात्राओं। आज हम देखते हैं कक्षा 10वीं की दूसरी इकाई का दूसरा पाठ, दो लघु कथाएँ। इसके लेखक हैं नरेंद्र छाबड़ा जी और इनका परिचय दिया है। नरेंद्र छाबड़ा जी जाने माने कथाकार हैं। कहानियों के साथ साथ इन्होंने बहुत सी लघु कथाएँ भी लिखी है और इनकी लघु कथाएँ बहुत सारे विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में नियमित रूप से स्थान पाती रही है और इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं मेरी चुनिंदा लघु कथाएँ आदि। और इस पाठ में क्या दिया है, यहाँ पर दो लघु कथाएँ दी गई है। प्रथम लघु कथा में लेखक ने यह दर्शाया है कि जब भी हम बड़े दुकानों में जाते हैं, मॉल में जाते हैं, होटल में जाते हैं, तो वहाँ पर हम कोई भी मोल भाव नहीं करते हैं। चुपचाप जितने पैसे उस पर लिखे हुए हैं उतने दे देते हैं और सामान लेकर चले आते हैं। लेकिन इसके अलावा जब भी हम किसानों के पास जाते हैं, फेरी वालों के पास जाते हैं या उनके पास से सामान खरीदते हैं तो मोल भाव कम करते रहते हैं। और यही सोच यहाँ पर लेखक ने बताई है। और दूसरी लघु कथा में लेखक ने रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार पर करारा व्यंग किया है और यहाँ लेखक ने सत्य का पालन करना चाहिए, यही लक्ष्य पहुँचाने का प्रयास किया है। तो पहली लघु कथा देखते हैं, कंगाल। यहाँ पर लेखक खुद का अनुभव लिखते हैं। इस वर्ष बड़ी भीषण गर्मी पड़ रही थी। दिन तो अंगारे से तप रहते ही थे, रातों में भी लू और उमस से चैन नहीं मिलता था। सोचा इस लीजे और घुटन भरे मौसम से राहत पाने के लिए कुछ दिन पहाड़ों पर बीता आए। तो यहाँ पर लेखक कहते हैं कि इस वर्ष उन्हें बहुत भीषण गर्मी लग रही थी और रात में भी उन्हें गर्म हवा, लू मतलब गर्म हवा जो चलती रहती है और जो उमस मतलब हवा में गर्मी ही रहती थी। तो लेखक सोचते हैं कि कहीं पहाड़ों पर दिन बीतकर आए। तो अगले सप्ताह ही पर्वतीय स्थल की यात्रा पर निकल पड़े। 2-3 दिनों में ही मन में सुकून सा महसूस होने लगा था। वहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य, हरे भरे पहाड़, गर्व से सीना ताने खड़े दीर्घता सिद्ध करते वृक्ष, पहाड़ों की नीरवता में हल्का सा शोर कर अपना अस्तित्व सिद्ध करते झरने मन बदलाव के लिए पर्याप्त थे। तो लेखक वहाँ पर पहाड़ों पर गए थे तो वहाँ पर का वर्णन करते हैं कि बहुत बड़े बड़े पहाड़ और उस दिन वो हरे हरे लग रहे थे और उसी पर पहाड़ों पर एक बड़े बड़े वृक्ष और छोटे छोटे से झरने और मन का बदलाव उनका मन परिवर्तन करने के लिए यह सिर्फ काफ़ी था। उस दिन शाम के वक्त झील किनारे टहल रहे थे। एक भुट्टे वाला आया और बोला, साहब भुट्टा लेंगे? गरम गरम भूनकर मसाला लगा कर दूंगा। सहज ही पूछ लिया, कितने का है? तो उसी दिन लेखक क्या करते हैं, शाम के दिन झील के किनारे टहलने मतलब थोड़ा फर घूमने के लिए जाते हैं। तो वही उनके पास क्या आ जाता है, भुट्टे वाला। भुट्टा मतलब मराठी में कहा जाता है मक्याचं कणीस जो भाजून देणारा असतो त्याला काय म्हणतात, भुट्टेवाला। तो भुट्टेवाला आता है और उन्हें कहता है कि साहब भुट्टा लेंगे क्या आप? मैं गरम गरम आपको भूनकर मतलब गरम गरम यहाँ आपको सेक कर मसाला लगाकर दूंगा। तो लेखक पूछते हैं कितने का है? तो क्या बोलता है, 5 रुपए का। तो लेखक क्या बोलते हैं, क्या 5 रुपए में एक भुट्टा? हमारे शहर में तो 2 रुपए में एक मिलता है, तुम 3 ले लो। मतलब लेखक क्या करते हैं, यहाँ भी देखो मतलब फेरी वाला आज आता है तो इसलिए लेखक क्या करते हैं, मोल मतलब भाव उसका कम करने लगते हैं। तो वो क्या कहते हैं कि हमारे शहर में तो एक भुट्टा 2 रुपए के में ही मिलता है, तो जाने दो, तुम 3 रुपए का दे दो। लेकिन वो कुछ भी शायद वो भुट्टे वाला नहीं देता है। वो क्या कहता है, नहीं साहब 5 से कम तो नहीं मिलेगा। तो लेखक क्या कहते हैं, तो रहने दो। हम आगे बढ़ गए, एकाएक पैर ठिठक गए। तो लेखक आगे चल जाते हैं
और कहते कि एकाएक मेरे पैर ठिठक गए, मतलब वहाँ पर ही रुक गए, शायद कुछ सोच में थे लेखक। आगे देखो, और मन में उनके विचार उठा कि हमारे जैसे लोग पहाड़ों पर घूमने का शौक रखते हैं, हज़ारों रुपए खर्च करते हैं, अच्छे होटलों में रुकते हैं और जो बड़े दुकानों में बिना दाम पूछे खर्च करते हैं, पर गरीब से 2 रुपए के लिए झिकझिक करते रहते हैं। कितने कंगाल हैं हम। उल्टे कदम लौटा और 20 रुपए में 4 भुट्टे खरीद कर चल पड़ा अपनी राह। मन आप सुकून अनुभव कर रहा था। देखो, चलते चलते लेखक रुक जाते हैं और मन में उनके क्या उच्चार आ जाता है कि मतलब हम जैसे लोग, मैं वहाँ से यहाँ, सिर्फ गर्मी ज़्यादा लग रही थी तो मैं यहाँ होटल बुक कराया, इतना बड़ा आलीशान होटल ले लिया, रहने के लिए होटल ले लिया। और मॉल में जब भी जाते हैं तो बिना पूछे हम क्या करते हैं, जो भी उस पर दाम लिखा है, जो भी मूल लिखा है, उसी भाव से हम वस्तु खरीदते हैं। लेकिन जो भी गरीब लोग होते हैं, लेकिन उनके लिए 2 रुपए भी खर्च करने से क्या करते हैं, झिकझिक करते रहते हैं। तो हम कितने कंगाल हैं। कंगाल मतलब हम कितने गरीब हैं। तो उल्टे कदम उस भुट्टे वाले के पास जाते हैं और उनसे 20 रुपए के 4 भुट्टे खरीद कर आते हैं। और तभी लेखक के मन को क्या मिलता है, शांति का और सुकून का अनुभव मिलता है। तो अभी दूसरी लघु कथा देखते हैं, सही उत्तर। इस लघु कथा द्वारा लेखक ने भ्रष्टाचारी, रिश्वतखोरी पर करारा व्यंग इसी कथा में किया है। तो लेखक कहना चाहते हैं कि अब तक वह कितने ही स्थानों पर नौकरी के लिए आवेदन कर चुका था, साक्षात्कार दे चुका था। उसके प्रमाण पत्रों की फाइल भी उसे सफलता दिलाने में नाकामयाब रही थी। हर जगह भ्रष्टाचार, रिश्वत का बोलबाला होने के कारण योग्यता के बावजूद भी उसका चयन नहीं हो पाता था। हर ओर से अब वह निराश हो चुका था। भ्रष्ट सामाजिक व्यवस्था को कोसने के अलावा उसके वश में और कुछ तो था नहीं। अभी लेखक किसी की भी जिंदगी का एक प्रसंग बताते हैं कि वह मतलब कोई तरुण होगा, वो बहुत जगह नौकरी का आवेदन बहुत जगह कर चुका था। साक्षात्कार का मतलब है इंटरव्यू भी, मुलाकात भी दे चुका था और उनके इतने प्रमाण पत्र के बावजूद भी उसे सफलता नहीं मिल रही थी, क्योंकि हर जगह जाओ वहाँ पर सिर्फ भ्रष्टाचार, सिर्फ पैसे का बारे में बोल चला। इसी के कारण वो योग्य होने के बावजूद भी उसे नौकरी नहीं मिल रही थी। सिर्फ उसके हाथ निराशा ही आ चुकी थी और मतलब इस भ्रष्ट सामाजिक व्यवस्था को कोसने के सिवा उसके पास कोई विचारा नहीं था। आज फिर से उसे साक्षात्कार के लिए जाना है। अब तक देश प्रेम, नैतिकता, शिष्टाचार, ईमानदारी पर अपने तर्कपूर्ण विचार बड़े विश्वास से रखता आया था, लेकिन इसके बावजूद उसके हिस्से में सिर्फ असफलता ही आई थी। आज भी उसका एक जगह क्या था, साक्षात्कार था, मुलाकात थी और उसे जाना था। वो आज तक बहुत बड़े बड़े विषयों में अभ्यास कर चुका था, जैसे कि देश प्रेम है, नैतिकता है, शिष्टाचार है, ईमानदारी है। उस पर वो अपने खुद के तर्कपूर्ण विचार भी अच्छे तरीके से रखता था, लेकिन उसके बावजूद भी उसे सिर्फ असफलता ही मिल रही थी। साक्षात्कार के लिए अभी वो क्या करता है, जो भी तरुण था वो साक्षात्कार के लिए अंदर जाता है। तो आगे क्या होता है, साक्षात्कार के लिए उपस्थित प्रतिनिधि मंडल में से एक अधिकारी ने पूछा, भ्रष्टाचार के बारे में आपकी क्या राय है। अभी साक्षात्कार के लिए जाता है और उसी में से एक मंडल में से एक अधिकारी उसे पूछते हैं कि भ्रष्टाचार के बारे में आपकी क्या राय है। तो क्या बोलता है, भ्रष्टाचार एक ऐसा कीड़ा है जो देश को घुन की तरह खा रहा है। इसने सारी सामाजिक व्यवस्था को चिंताजनक स्थिति में पहुंचा दिया है। सच कहा जाए तो यह देश के लिए एक कलंक है। अधिकारियों के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान और उत्सुकता छा गई। उसके तर्क में उन्हें रुचि महसूस होने लगी।
अभी देखो क्या हो जाता है, वो क्या कहता है, भ्रष्टाचार तो मुझे ऐसा लगता है कि एक कीड़ा है जो हमारे देश को घुन की तरह खा रहा है। घुन का मतलब क्या है, एक प्रकार का कीड़ा होता है। वो हमारे जो भी घर में अनाज रखा है, जैसे कि गेहूँ है, ज्वार है या लकड़ी है, उस लकड़ी को खाता रहता है। वो अंदर से उसे क्या कर देता है, पूरा पोकल बना देता है। वैसे ही भ्रष्टाचार एक कीड़ा है जो हमारे देश को क्या कर रहा है, घुन की तरह खा रहा है, उस कीड़े की तरह हमें खा रहा है। और वो आगे कहता है कि हमारे सामाजिक व्यवस्था पर एक चिंताजनक स्थिति का मतलब है भ्रष्टाचार, और हमारे देश के लिए एक कलंक है। अभी अधिकारियों को शायद उसका जवाब अच्छा लगता है, उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान और उत्सुकता छा जाती है। फिर दूसरा अधिकारी प्रश्न पूछता है, रिश्वत को आप क्या मानते हैं? तो उस अधिकारी ने क्या पूछा, अभी आप रिश्वत को क्या मानते हैं? तो उस तरुण का जवाब आता है, यह तो भ्रष्टाचार की बहन है जिसे विशेष अवसरों पर हम अपने प्रियजनों, परिचितों, मित्रों को उपहार देते हैं। इसका स्वरूप भी कुछ वैसा ही है, लेकिन उपहार देकर हम केवल खुशियों या कर्तव्यों का आदान प्रदान करते हैं, इससे अधिक कुछ नहीं। जबकि रिश्वत देने से रुके हुए कार्य, दबी हुई फाइलें, टलती हुई पदोन्नति, रुकी गई नौकरी आदि में इसके कारण सफलता हासिल की जा सकती है। अभी देखो तरुण क्या कहता है कि भ्रष्टाचार भी मतलब एक रिश्वत भी क्या है, एक भ्रष्टाचार की बहन ही है। क्योंकि विशेष अवसरों में जब भी किसी मतलब प्रियजन के यहाँ, हमारे मित्रों के यहाँ, परिचित के यहाँ या किसी रिश्तेदारों में हमें किसी विशेष अवसरों में या किसी कार्यक्रम पर जाना होता है, तो हम उसे क्या कर देते हैं, एक उपहार मतलब गिफ्ट देते हैं। तो ये उपहार भी क्या है, एक रिश्वत का ही प्रकार है। लेकिन उपहार तो केवल हम हमारे खुशियों के लिए या कर्तव्य पूरा करने के लिए करते हैं। लेकिन रिश्वत क्या है, रिश्वत तो एक ऐसी है कि जो दबी हुई फाइली है, टलती हुई पदोन्नति है। अगर किसी की नौकरी रोकी गई है या किसी को असफलता मिल रही है, तो उस सफलता हासिल करने की एक रिश्वत क्या है, रिश्वत एक उसका जरिया है। आगे वो कहता है तरुण, तब भी यह समाज के माथे पर कलंक है, इसका समर्थन कतई नहीं किया जा सकता, ऐसी मेरी धारणा है। और वो तरुण आगे क्या कहता है, मुझे ऐसा लगता है जैसे भ्रष्टाचार एक समाज को कलंक है, वैसे ही ये रिश्वत भी एक हमारे माथे पर क्या है, कलंक है। और मैं दोनों का भी मतलब रिश्वत का भी और भ्रष्टाचार का भी समर्थन नहीं करता, और ऐसी ही मेरी धारणा है। और वो ये कहकर वह तेज़ी से बाहर निकल आया, और वो जानता था कि यह भी चयन नहीं होगा, और ये सब कहता है और वो बाहर आ जाता है। मतलब मुलाकात उसकी ख़त्म हो जाती है, और उसे ये भी पता था कि यह भी मेरा चयन मतलब मुझे नहीं चुना जाएगा। पर भीतर बैठे अधिकारियों ने गंभीरता से विचार विमर्श करने के बाद युवक के सही उत्तर की दाद देते हुए उसका चयन कर लिया। लेकिन भीतर बैठे जो अधिकारियों का मंडल था, वो सभी उन तरुण के उत्तर से सही उत्तर पर विचार करते हैं और उसके उत्तर को दाद देते हुए उसका क्या करते हैं, चयन कर लेते हैं, उसे नौकरी के लिए चुन लेते हैं। आज वह समझा कि सत्य कुछ समय के लिए निराश हो सकता है, लेकिन परास्त नहीं। अभी उस तरुण को क्या सीख मिली कि वो समझ गया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन सत्य कुछ समय के लिए क्या हो सकता है, निराश हो सकता है। मतलब उसे निराशा आ जाती है, लेकिन वो परास्त मतलब कभी भी हार नहीं जाता। और यही संदेश इस दो लघु कथाओं के द्वारा नरेंद्र छाबड़ा जी हमें देना चाहते हैं कि कभी भी हमें मतलब किसी भी फेरी वालों से या किसानों से कुछ भी लेना है तो उससे हमें मोल भाव नहीं करना चाहिए। जो भी कीमत हम जैसे मॉल में देते हैं या किसी होटल में देते हैं, वैसे ही कीमत उन्हें बिना किसी हिचकिचाहट से देनी चाहिए या अदा करनी चाहिए। और दूसरी लघु कथा से भ्रष्टाचार और रिश्वत हमारे एक समाज को लगा हुआ कलंक है, और उसी कलंक को हमें मिटाना है, या हमें खुद हमारे ज्ञान से या अच्छे विचारों से हमें ये साबित करना है कि हमारा ज्ञान ही हमें क्या कर सकता है, यश हासिल करने में हमारा साथ दे सकता है, ना कि रिश्वत
और भ्रष्टाचार। धन्यवाद।